नमस्कार दोस्तों आज मैं कक्षा 12वीं फिजिक्स के अध्याय 5 के क्वेश्चन में के सारे ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन आपको बताने के लिए आया हूं। आशा करता हूं कोई वीडियो पसंद आएगा। इसके पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और इसमें जो है प्रश्न बैंक में कोई ऑब्जेक्टिव नहीं दिया, केवल रिक्त स्थान और एक शब्द में उत्तर दिए, तो उसमें चर्चा करेंगे। पहला रिक्त स्थान है एसआई पद्धति में ध्रुव प्राबल्य का मात्रक होता है। तो देखिए बच्चों, इसको याद करने में लोगों को बहुत कठिनाई होती है। क्यों कठिनाई होती है उसको समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि इसका कोई लॉजिक नहीं पता। देखिए μ0/4πm/r² कूलाम के अनुसार होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। और बायो सेवर्ट के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है μ0.4πIdl sin θ/r²। ये कूलाम के अनुसार और ये बायो सेवर्ट के अनुसार। तो अगर तुलना करें तो देखो r² की तुलना r² की हो गई, नियतांक की तो नियतांक से हो गई। sin θ की कोई मात्रक होता नहीं है, तो m की तुलना किससे होगी दोस्तों? I/dl से। तो जो I/dl का मात्रक होगा वही m का मात्रक होगा, ध्रुव प्राबल्य का मात्रक होगा। तो I का मात्रक होता है अपना एम्पियर और dl का मात्रक अपना होता है मीटर, इसलिए अपना ध्रुव प्राबल्य का मात्रक भी हो जाएगा एम्पियर मीटर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर खालिस्तान गाउस के तुल्य है। देखिए सारे क्वेश्चन बहुत लाजवाब हैं। सबसे पहले अपन समझेंगे कि 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर का क्या मतलब है। 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, तो देखो बच्चों, न्यूटन मात्रक होता है बल का और एम्पियर मीटर भी बताया ध्रुव प्राबल्य का। तो बल बटे ध्रुव प्राबल्य आपका होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चूंकि ये एसआई पद्धति इसलिए ये होगा टेस्ला, ठीक है, टेस्ला। अब एक टेस्ला में कितने गॉस होते हैं? सही जवाब है 10⁴ गाउस, ठीक है। तो सिंपल ना पूछ के सीधा नहीं पूछ पाएगी एक टेस्ला में कितने गॉस होते हैं। इन्होंने बोला कि 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर कितने गॉस के बराबर होता है। तो बच्चे को बहुत ज्ञान होना चाहिए इसमें। ये सारे ऑब्जेक्टिव बहुत बढ़िया हैं। तो एक टेस्ला में 10⁴ गाउस, तो 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर में भी कितने गाउस हो गए? 10⁴ गाउस हो गए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है चुंबकीय आघूर्ण की दिशा खाली स्थान की ओर चुंबकीय अक्ष के अनुदिश होती है। तो देखिए सबसे पहला वो पता होना चाहिए, वैसे तो मैंने बच्चों को ट्रिक बना के रखी है कि बाहर बल रेखा जाती है n ध्रुव से s ध्रुव, सभी को ये बात पता है, ठीक है। और अंदर जाती है s से n। ये अंदर का जो क्षेत्र है यही आपका चुंबकीय आघूर्ण है। तो अंदर चुंबकीय जो आघूर्ण होता है s ध्रुव से n ध्रुव, तो इसमें आएगा s ध्रुव से n ध्रुव की ओर। इन्होंने बोला भी है ये की ओर, तो इसमें दिया हुआ है चुंबकीय अक्ष के अनुसार। यही कहलाती है बेटा चुंबकीय अनुसार। आप याद करने के लिए सत्यनारायण भगवान की जय याद कर लो तो याद रह जाएगा कि चुंबकीय आघूर्ण की दिशा S से N, सत्यनारायण भगवान की। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय अक्ष के अनुदिश खालिस्तान से खालिस्तान होती है। तो बस जो यही तुमने याद किया वही अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति का अगर तुमको चित्र याद हो तो हम उसमें S और N को ऐसे मिलाते हैं और इस तरफ ही क्या बना देते हैं, तुम्हारा बिंदु P बना देते हैं, फिर इसी दिशा में दिशा आ जाती है। तो अक्षीय स्थिति में वही आपकी S ध्रुव से N ध्रुव। तो सेम क्वेश्चन सेम आंसर, S ध्रुव से N ध्रुव की ओर। अच्छा बच्चों यहाँ पे एक बात और हमें समझनी पड़ेगी कि निरक्षीय में उल्टी हो जाती है N ध्रुव से S ध्रुव की ओर। तो ये S से N दो ही पे चलेगा, एक चुंबकीय आघूर्ण में और एक आपका अक्षीय में। और यहाँ पे एक बात और गौर करने की, क्वेश्चन बैंक के जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको परखने के लिए दिए रहते हैं। अब देखिए एक से ऑब्जेक्टिव आ रहा है लाइन से, तो ये कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है, ये पेपर में आएंगे, ये आपको परखने के लिए हैं, ठीक है। पेपर में परीक्षा इससे भी आएंगे, सबसे आते हैं। तो आप तो अच्छी पढ़ाई करें, क्वेश्चन को रटने की ज्यादा से समझने कि क्वेश्चन का आंसर आप पे बन रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। निरक्षीय स्थिति में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र वही मैंने आपको बताया उल्टी हो जाएगी N ध्रुव से S ध्रुव की ओर। तो आप तो इसकी टेबल बना लेना कि भाई चुंबकीय आघूर्ण दिशा S से N और अक्षीय स्थिति वाली मतलब BA आपकी भी S से N और निरक्षीय स्थिति वाली इक्वेटोरियल वाली N से S, ठीक। दोस्तों अगला सवाल है अक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति की तुलना में चुंबक के मध्य बिंदु से उतनी ही दूरी पर चुंबकीय अक्ष की तीव्रता। तो पहले तो बात तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होनी थी, ठीक है। अब क्वेश्चन बैंक सब चल रहा है जिंदगी में। तो दोस्तों अक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति की तुलना में तीव्रता होती है 2 गुनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 गुनी। और अगर आपसे कोई पूछे निरक्षीय स्थिति में अक्षीय की तुलना में, तो आपको आधी लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबक की ओर सबको पता है क्या होते हैं? आकर्षित। तीनों पता है। अनुचुंबकीय होते हैं आकर्षित,
प्रति चुंबकीय होते हैं प्रतिकर्षित और लोह चुंबकीय भी होते हैं आकर्षित। तो ये हो जाएगा आकर्षित। अब देखो अगला ही मिलता जुलता होगा, प्रति चुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबक से क्या हो जाएंगे, प्रतिकर्षित। तो बहुत ही नॉमिनल सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ भी नया या खास नहीं है। फिर वही अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति, तो इसमें भरना है आपको, आकर्षित होते हैं तो धनात्मक, अल्प धनात्मक, क्योंकि थोड़े से आकर्षित होते हैं तो चुंबकीय प्रवृत्ति हो जाएगी बच्चों आपकी अल्प धनात्मक। अगला आ जाते हैं, प्रति चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति हो जाएगी आपकी अल्प ऋणात्मक। ठीक है दोस्तों, अगले जो 2 क्वेश्चन हैं वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल करने पे आते हैं लेकिन क्वेश्चन बैंक में है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले दिशाएं आप समझ लो, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। आप चाहें तो पूरब पश्चिम उत्तर, मैंने ऐसा बनाया कि ऊपर पूरब नीचे पश्चिम उत्तर दक्षिण, वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश, अपने आप से बना सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले क्वेश्चन में क्या है कि दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव को उत्तर दिशा में रखा है, ये सेम। तो पूछा है उदासीन बिंदु कहां मिलेगा, तो पहला हम लोग को उदासीन बिंदु क्या होता है। देखो बच्चों क्या होता है कि जब हम चुंबक के चारों ओर बल रेखाएं खींचते हैं तो चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल रेखाएं आती हैं, पर हैं तो हम पृथ्वी पे, और पृथ्वी का भी अपना खुद का एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र से विपरीत होता है। चुंबक का एन से एस होता है, पृथ्वी का दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा। तो आप कहां पे रख के खींच रहे हैं इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप एन ध्रुव को उत्तर दिशा में और एस ध्रुव को दक्षिण दिशा में, तो एक बार लड़ाई कर रहे चुंबक से, तो आपको जो उदासीन बिंदु है वो निरक्ष पर प्राप्त होंगे। ये बड़ी जानकारी, ये प्रैक्टिकल से चलती है, पता बेटा, मतलब कैंसर कहां होगा, निरक्ष पे। लेकिन अगर आप उल्टा रख रहे हैं, मतलब इसका एस उत्तर दिशा में और इसका एन दक्षिण दिशा में, तो आपको उदासीन बिंदु मिल जाएंगे अक्ष पर। ठीक है, तो अगर अपन एन को उत्तर की ओर ही रख रहे हैं, मतलब सेम में रख रहे हैं, तो निरक्ष पे मिलेगा, और अगर उत्तर दिशा में एस ध्रुव को रख रहे हैं तो अपन को अक्ष पे मिलेगा। तो यहां पहला क्वेश्चन है कि उत्तरी ध्रुव को उत्तर की ओर ही रख रहे हैं, तो अपन को बिंदु कहां प्राप्त होगा, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। और इसमें लिखा है कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण की ओर रख रहे हैं, उल्टा रख रहे हैं, तो बिंदु हमें मिल जाएगा अक्षीय स्थिति में। अब बच्चों ये चीजें बुक से समझ में नहीं आती, लेकिन प्रैक्टिकल करो, और प्रैक्टिकल स्कूल में कराए होंगे तो बनेगी अपन पे, और नहीं बनेगी तो अपन ऑब्जेक्टिव तो बता ही दिया। अब आ गए हैं दोस्तों हम एक शब्द में वाक्य और एक शब्द में उत्तर पे, जिसमें पहला है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखी और मात्रक लिखी। तो सबसे पहले अपन चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की आपको परिभाषा बता दें। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है ध्रुव प्राबल्य गुणा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी। तो आपको लिखना है किसी चुंबक के ध्रुव प्राबल्य और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, बोल रहा हूं मैं, लिख नहीं पाऊंगा, किसी चुंबक के ध्रुव प्राबल्य और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को, ये अगर एन ध्रुव है तो ये प्लस एम हो जाएगा और एस ध्रुव है तो ये माइनस एम। तो किसी चुंबक के ध्रुव प्राबल्य और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को गुणनफल को उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये हो गई परिभाषा। अब आते मात्रक पे। ध्रुव प्राबल्य का मात्रक क्या बताया था, एम्पियर मीटर, और दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। तो ये आ गया आपका एम्पियर मीटर। तो ये 1 मार्क्स में या तो परिभाषा आएगी या मात्रक आएगा, लेकिन अब क्वेश्चन बैंक में दोनों पूछे हुए हैं। तो परिभाषा हो गई, किसी चुंबक का ध्रुव प्राबल्य और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और इसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। चलिए अगला देख लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र। तो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर अभी बताई थी क्या होती है, F/m। अब बल का विमीय सूत्र होता है mLT-2, और इसका मैंने अभी आपको बताया था, एम्पियर मीटर मात्रक बताया था, एम्पियर मीटर। तो मीटर दूरी के लिए आ जाएगा L, और एम्पियर के लिए तो ए ही आता है। मैं तो उसको बच्चों को याद रखाता हूं कि लास्ट से याद रख लो आप। अब ये L से L कैंसिल हो जाएगा, तो mL 0 आ जाएगा, T-2 आ जाएगा और A-1। ठीक है, विमीय सूत्र के तो पूरे नोट्स बनाए लो, सारे विमीय सूत्र जो हैं वो सब नोट्स में कर लो। एक आध दिन में एक वीडियो विमीय सूत्र का ही बना दूंगा। ठीक है, अगर आप कमेंट करेंगे, भाई कमेंट करें, लाइक करें, बहुत खुशी होती है अगर आप लोग वीडियो लाइक करते हैं। व्यूज तो 100 से ऊपर आते नहीं है बॉस। चलो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए। तो मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में तो आने ही। तो पहला गुण तो ये अपना हो गया कि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। इसको तो आप रट ही लो, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अगला जो मैंने अभी आपको बार बताया कि चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं एन ध्रुव से कहां जाती हैं, एस ध्रुव, और अंदर चूंकि बंद वक्र होती हैं, एस से एन। ठीक है, अगर ये याद ना रहे तो सिंपल याद रख लो, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र होती हैं। बहुत सारे गुण है, कोई भी 2 लिख सकते हो। आगे चलते हैं, किसी परिनालिका में एक कुंडली लिपटी है जिसके सिरों पर धारा की दिशा वामावर्त है, तो कौन सा ध्रुव बनेगा। तो उसका सिंपल समझ लो, देखो ध्यान से, ये चित्र याद रखो, लाइफ लॉन्ग बनेगा। ये देखो, वामावर्त NT क्लॉकवाइज, हम तो जब पढ़ते तो हम ऐसे याद रखे थे, NT मतलब N बनेगा, NT मतलब N बनेगा, तो वामावर्त मतलब N बनेगा, और
दक्षिणावर्त मतलब एस बनेगा। तो NT मतलब N बनेगा और क्लॉकवाइज में एस बनेगा। तो यहां पे क्या पूछा है, वामावर्त। वामावर्त में क्या बनेगा, तो भाई कौन सा ध्रुव बनेगा, एन ध्रुव बनेगा। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कब अस्थायी संतुलन में होता है। तो आप वैसे तो उसको याद कर सकते हैं, पर आपको भी पता है अस्थायी संतुलन होता है 180 डिग्री में, क्योंकि 180 डिग्री में u इज इक्वल टू होता है आपका -mb cos थीटा, और cos 180 का मान क्या हो जाता है, -1। तो ये जो स्थितिज ऊर्जा है ये मैक्सिमम हो जाती है। तो जब स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम हो जाती है तो संतुलन सबसे कम हो जाता है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं अस्थायी संतुलन की अवस्था। तो इसका आंसर लिखेंगे चुंबकीय द्विध्रुव एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अस्थायी संतुलन में कब होता है, जब उसे चुंबकीय क्षेत्र के साथ 180 अंश का कोण बनाते हुए रखा जाता है। फिर से सुन लीजिए, जब चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में 180 अंश का कोण बनाते हुए रखा जाता है, तब वह अस्थायी संतुलन की अवस्था में होता है, और 0 डिग्री में संतुलन की अवस्था, स्थायी संतुलन। आगे बढ़ते हैं, वही स्थायी संतुलन हो गया तो 0 डिग्री वाला लिख देना स्थायी संतुलन में, वही सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दंड चुंबक की दोनों ध्रुवों से बराबर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब ये घुमाने वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये दंड चुंबक हो गया, दोनों ध्रुवों से बराबर दूरी मतलब कहां, यहां होगी, और ये कौन सी स्थिति आपको पता ही है, ये है अपनी निरक्षीय स्थिति। तो मतलब इसमें निरक्षीय स्थिति की तीव्रता लिखनी जो कि होती है μ0/4πm/r³। घुमाते हैं क्वेश्चन, ये नहीं बोलेंगे निरक्षीय स्थिति में बता दो। तो ये हो गई अपनी तीव्रता b बराबर μ0/4πm/r। दोस्तों आज के लिए बस इतने ही ऑब्जेक्टिव थे। आप और कोई गुजारिश करेंगे कि भाई किसी गाइड के कराने या कहीं के, तो मैं सारे ऑब्जेक्टिव आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन बैंक के चुंबकत्व के ऑब्जेक्टिव खत्म होते हैं। आशा कर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। जितना ज्यादा आप हम लोग को सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा रेगुलरली हम वीडियो अपलोड करेंगे। धन्यवाद, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।